हम सब ने इतिहास में रोम और मिस्र जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानियां तो बहुत सुनी हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि एक ऐसी प्राचीन भारतीय महाशक्ति भी थी जो शायद इन सब से कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली थी, पर फिर भी वक्त के साथ कहीं खो सी गई। आज हम उसी शानदार साम्राज्य की कहानी में उतरेंगे, मौर्य साम्राज्य। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई सुपर पावर बनता कैसे है? वो कौन से हालात होते हैं, वो कौन सी चिंगारी होती है जो एक ऐसे साम्राज्य को जन्म देती है जो देखते ही देखते पूरे महाद्वीप पर छा जाता है? मौर्यों के आने से पहले का भारत सोचिए कैसा था। एक विशाल शतरंज की बिसात जैसा। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे राज्य थे जो हर वक्त एक दूसरे से जमीन और सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। मतलब चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और अस्थिरता का माहौल था। और जानते हैं, इसी उथल पुथल और टकराव के बीच से एक ऐसे नायक का उदय हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। और ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु और एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने न सिर्फ उस वक्त के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका, बल्कि सिकंदर के जनरल सेल्यूकस को हराकर भारत की सरहदों को भी महफूज किया। ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां जीतना नहीं था, नहीं, ये भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य का जन्म था, जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र की नींव रखी थी। अब देखिए, साम्राज्य बनाना एक बात है, लेकिन उसे सालों साल चलाना, वो भी इतने बड़े पैमाने पर, ये बिल्कुल ही अलग चैलेंज है। और यहीं पर मौर्यों का असली जीनियस देखने को मिलता है, उनकी अद्भुत एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन। उनका जो सिस्टम था वो हैरान करने वाली हद तक मॉडर्न था। देखिए, सबसे ऊपर सम्राट, फिर अलग अलग प्रांतों को संभालने के लिए गवर्नर, उनके नीचे जिलों को देखने वाले अधिकारी, और इन सब पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक जबरदस्त नेटवर्क, जिसका जिक्र हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी पकड़ साम्राज्य के हर कोने पर थी। और इस पूरी मशीन को पावर कहाँ से मिलती थी? उनकी सेना से। जरा सोचिए, 6 लाख पैदल सैनिक, और ये तो सिर्फ पैदल सेना है। इनके अलावा हजारों घुड़सवार और युद्ध हाथी अलग थे। ये नंबर इतना बड़ा है कि आज भी दुनिया की टॉप आर्मीज में गिना जाएगा। ये आंकड़ा ही अपने आप में मौर्य साम्राज्य की ताकत की पूरी कहानी कहता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिर्फ एक घटना ने इस महान साम्राज्य की, कह सकते हैं कि, आत्मा ही बदल दी। और ये मोड़ आया चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक के राज में। अशोक ने अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए कलिंग यानी आज के उड़ीसा पर एक बहुत ही भयानक हमला किया। वो जीत तो गए, लेकिन युद्ध के मैदान में जो तबाही हुई, जो लाखों लोगों का खून बहा, उसने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सच कहूं तो ये वो जीत थी जिसने जीतने वाले को ही हरा दिया था। इस एक युद्ध ने मानो एक ही इंसान के अंदर 2 अशोक पैदा कर दिए। एक थे युद्ध से पहले वाले चंड अशोक, मतलब क्रूर अशोक, जिनका मानना था कि दुनिया तलवार के दम पर ही जीती जाती है। और दूसरे थे युद्ध के बाद वाले धम्म अशोक, यानी वो अशोक जिन्होंने ये फैसला किया कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि धम्म और करुणा से होती है। और उनका ये जो नया नजरिया था ना, वो उनके शिलालेखों में साफ साफ झलकता है। ये किसी राजा का ऑर्डर नहीं है, ये तो एक शासक की अपनी प्रजा के लिए फिक्र है, एक जिम्मेदारी का एहसास है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनकी बदली हुई सोच का। लेकिन अशोक ने इस बदलाव को सिर्फ अपने दिल में नहीं रखा, नहीं, उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी इस नई सोच को एक ऐसी विरासत बनाएंगे जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, और इसे अपने साम्राज्य के हर एक इंसान तक पहुंचाएंगे। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म या रिलीजन नहीं था। ये तो बस सही तरीके से नैतिकता के साथ जीने का एक रास्ता था, एक कोड ऑफ कंडक्ट। और ये उनके राज करने की पॉलिसी भी बन गई, जिसका आधार था अहिंसा, सहनशीलता और सबकी भलाई। और धम्म के सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल थे, कोई हवाई बातें नहीं, जैसे किसी भी जीव को न मारना, बड़ों और गुरुओं की इज्जत करना, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, और हाँ, आम लोगों की भलाई के लिए काम करना, जैसे सड़कें बनवाना, कुएं खुदवाना, अस्पताल खोलना। एक तरह से ये राजधर्म को सेवा धर्म से जोड़ने की एक बहुत ही अनोखी कोशिश। अब सवाल ये कि इतने बड़े साम्राज्य में ये संदेश सब तक पहुंचाया कैसे गया?
तो इसके लिए अशोक ने पूरे साम्राज्य में जगह जगह चट्टानों पर बड़े बड़े खंभों पर अपने मैसेज खुदवा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने धम्म महामात्र नाम से स्पेशल ऑफिसर्स भी रखे, जिनका काम ही था घूम घूम कर लोगों को धम्म की बातें समझाना। सोचिए, ये उस जमाने का सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन कैंपेन था। लेकिन जैसा कि होता है, हर महान चीज का एक अंत होता है। मौर्य साम्राज्य का सूरज भी आखिरकार ढल गया, पर इसकी जो विरासत थी, उसकी चमक वो आज भी हम तक पहुंच रही है। तो एक नज़र इस पूरे सफ़र पर डालते हैं। कहानी शुरू हुई करीब 322 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त ने इस साम्राज्य की नींव रखी। फिर अशोक के समय में ये अपने चरम पर पहुंचा, और फिर कलिंग युद्ध के बाद धीरे धीरे अशोक के बाद जो शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे, अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए, और करीब 185 ईसा पूर्व आते आते ये महान साम्राज्य खत्म हो गया। तो आखिर इस पूरे साम्राज्य का सार क्या है? इसकी सबसे बड़ी देन क्या है? पहली बात, मौर्यों ने पहली बार भारत को एक राजनीतिक धागे में पिरोया। एकता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना, और साथ ही दुनिया के सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ गए। अशोक की कहानी हमें यही सोचने पे मजबूर करती है कि असली ताकत क्या है। क्या वो सिर्फ तलवार से आती है, या फिर करुणा और नैतिकता में भी है?